हेलो एवरीवन। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में हम कंप्रेशन मेंबर पढ़ रहे थे और कंप्रेशन मेंबर में आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बकलिंग। टाइप्स ऑफ बकलिंग क्या होता है? पहले बकलिंग हमने देखा था कि बकलिंग का मतलब जो होता है कि कोई भी एक्सियल मेंबर पे जब कंप्रेसिव फोर्स लगता है, एक्सियल मेंबर पे जब कंप्रेसिव फोर्स लगता है तो वो यील्ड होने से पहले क्या होता है कि अपने लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस के अलोंग क्या करता है, वो बेंट हो जाता है। राइट, इस तरह से ये बेंट हो जाता है। इस बेंडिंग को ही हम क्या कहते हैं? बकलिंग कहते हैं। तो जनरली बकलिंग जब इस तरह से होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मतलब फुल स्ट्रक्चर हमारा कैसा हो रहा है? बकल हो रहा है। पर अगर हमारा सेक्शन कैसा है? आई सेक्शन है। ओके, तो आई सेक्शन में हमें पता है कि जब ये बीम की तरह बिहेव करेगा या बेंड करेगा या फिर इसमें कंप्रेसिव फोर्स लगने के कारण इसका बीम में ये जो अपर पोर्शंस होता है, अपर फ्लैंज होती है, वो किस में होती है? कंप्रेशन में होती है। और ये किस में होती है? टेंशन में होती है। राइट, जब लोअर पोर्शन टेंशन में रहता है तो वो बकल नहीं हो पाता है क्योंकि वो स्ट्रेच हो रहा होता है। राइट, अपर फ्लैंज क्या होती है? कंप्रेसिव फोर्स के कारण बकल हो सकती है। वो तब होगी जब कंप्रेसिव फ्लैंज जो है इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया या विड्थ तो थिकनेस रेशो इतना कम है कि ये एज अ फ्लेक्सुरल में मतलब कंप्रेसिव इसकी जो एफसीडी वैल्यू है, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, वो बहुत कम आती है अलोंग द वीक एक्सिस। अगर इसकी विड्थ टू थिकनेस रेशो प्रॉपर नहीं है तो इसका जो वीक एक्सिस होगा उसके उस एक्सिस के अलोंग इसकी एफसीडी की वैल्यू जो आएगी, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू, वो बहुत कम आएगी। जब एफसीडी की वैल्यू कम आएगी तो वो उस फ्लैंज को क्या करेगा? यील्ड होने से पहले ही फ्लेक्सुरल या बकलिंग में बेंड कर देगा। इस टाइप की जब किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में बकलिंग होती है, जैसे वो फ्लैंज हो सकता है, वेब हो सकता है, ओके, इस तरह की जब पर्टिकुलर कंपोनेंट में जो बकलिंग कहलाती है उसे हम क्या कहते हैं? लोकल बकलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकल बकलिंग। ये जो लोकल बकलिंग होती है वो जनरली किसके ऊपर डिपेंड करती है? विड्थ टू थिकनेस रेशो के ऊपर। राइट, थिकनेस रेशो। ओके, इस तरह से हमारी लोकल बकलिंग को हम डिफाइन करते हैं। तो जब हम किसी भी मेंबर में जो बकलिंग होती है उसको क्लासीफाई करते हैं हम, तो फर्स्ट हमारी जो होती है बकलिंग किस टाइप की होती है? फ्लेक्सुरल बकलिंग। फ्लेक्सुरल बकलिंग, फ्लेक्सुरल बकलिंग को हम यूलर्स बकलिंग भी कहते हैं। ओके, यूलर्स बकलिंग। ओके, मतलब जो ये डिफ्लेक्शन होता है किसी भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट में, वो इसके बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होने के कारण होता है। राइट, मतलब फ्लेक्सुरल इफेक्ट आने के कारण या बेंडिंग आने के कारण ये जो डिफ्लेक्शन होता है, ओके, तो इस तरह की जो बकलिंग होती है वो हमारी क्या कहलाती है? यूलर्स बकलिंग कहलाती है। ठीक है ना। और जनरली किस, जैसे हमारा ये क्या होता है, ये माइनर प्रिंसिपल एक्सरसाइज किसी भी क्रॉस सेक्शन का कॉलम का, ये हमारा कोई कॉलम है, इस कॉलम का ये माइनर प्रिंसिपल एक्सेस है और ये क्या है? मेजर प्रिंसिपल एक्सेस है। तो ये जो कॉलम है इस माइनर प्रिंसिपल एक्सेस के अलोंग क्या हो गए? कंप्रेसिव फोर्स लगने के कारण, कंप्रेसिव फोर्स लगने के कारण क्या है? इस माइनर प्रिंसिपल एक्सेस के अलोंग बकल हो जाएगा। राइट, मतलब ये इस एक्सिस के अलोंग इस तरह से ये बकल कर सकता है। ओके, कितने डेल्टा डिफ्लेक्शंस। जब इस तरह के जो इसेंट्रिसिटी जनरेट होने के कारण या इसेंट्रिक लोडिंग के कारण या बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होने के कारण जब ये कॉलम अपने माइनर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो बकल करता है उसे हम यूलर टाइप्स ऑफ बकलिंग कहते हैं और इसे हम फ्लेक्सुरल बकलिंग भी कहते हैं। ओके, अगली हमारी जो बकलिंग होती है उसे हम क्लासीफाई करते हैं एज अ टॉर्जनल बकलिंग। इसे हम कहते हैं टॉर्जनल बकलिंग। टॉर्जनल बकलिंग क्या होता है कि जब स्ट्रक्चर हमारा कैसा है? अनसिमेट्रिक है। राइट, या फिर इसकी सिमेट्री कुछ इस तरह से प्रॉपरली नहीं है, या फिर स्ट्रक्चर का क्रॉस सेक्शन ही हमारा कैसा है? क्रूसीफाइड है। क्रूसीफाइड क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि एक एंगल सेक्शन हमने जैसे इस तरह से रखा है तो दूसरा एंगल सेक्शन हम कुछ इस तरह से रखते हैं। इस तरह के एंगल सेक्शन में अगर यहाँ पे कहीं कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो
उससे क्या होगा कि इस क्रॉस सेक्शन की क्या होगी, टॉर्जनल बकलिंग की टेंडेंसी डेवलप होगी, क्योंकि क्या है कि इस क्रॉस सेक्शन की कॉम्प्रेसिव फोर्स बियर करने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में क्या है, अलग अलग स्टिफनेस है। ओके, तो ये क्या है कि अपनी इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस से क्या होगा, हल्का सा शिफ्ट कर जाएगा। लॉन्गिट्यूडिनल से एक्सेस से जब हल्का सा शिफ्ट कर जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे ये ट्विस्ट कर जाएगा, राइट, और इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट जनरेट हो जाएगा। इस तरह से ट्विस्ट होने के कारण जो बकलिंग होती है उसे हम टॉर्जनल बकलिंग कहते हैं। ओके, अगला हमारा है लास्ट इसमें फ्लेक्सुरल टॉर्जनल बकलिंग। थर्ड है फ्लेक्सुरल टॉर्जनल बकलिंग। फ्लेक्सुरल टॉर्जनल बकलिंग जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण जनरेट होती है। ओके, इट इज कॉज्ड बाय a combination of flexural buckling and torsional buckling ओके, इनके कारण ये बकलिंग क्रिएट होती है, मतलब दोनों फोर्सेस एक साथ हो, और ये जनरली किस क्रॉस सेक्शंस में होती है, ये ठीक है ना, अकर्स दिस टाइप ऑफ फेलियर occurs in unsymmetric cross section. Okay, unsymmetric क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इस तरह से हम फ्लेक्सुरल बकलिंग, टॉर्जनल बकलिंग और फ्लेक्सुरल टॉर्जनल बकलिंग को डिफाइन करते हैं। हमने देखा कि लोकल बकलिंग क्या होता है, किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ मेंबर क्रॉस सेक्शन में अगर बकलिंग की टेंडेंसी डेवलप होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, लोकल बकलिंग कहते हैं। जो जनरल बकलिंग होती है उसको तीन तरह से डिफाइन किया गया है। जब बकलिंग जो है वो माइनर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग बकल करता है, माइनर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग उसकी एक्सियल डायरेक्शन में अगर बकल करता है तो क्या कहलाता है, हमारा फ्लेक्सुरल बकलिंग कहलाता है। जब उस मेंबर का क्रॉस सेक्शन ही कुछ इस तरह से है कि वो क्या होता है कि कंप्रेसिव लोड लगने के कारण अपनी जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है उससे हल्का सा थीटा डिग्री एंगल पे शिफ्ट कर जाता है। फिर लोड लगने से क्या है कि उसमें उस क्रॉस सेक्शनल की प्रॉपर्टी या उस क्रॉस सेक्शनल की ज्योमेट्री के कारण वो क्या ट्विस्ट करने लग जाता है, क्योंकि उसकी अलग अलग लेग्स की क्या है, स्टिफनेस अलग अलग है, राइट। तो इस तरह से क्या है, ये ट्विस्ट होने की कोशिश करता है। इस तरह की जो बकलिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्जनल बकलिंग कहते हैं। जब लोडिंग ही हमारे अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन पे कुछ इस तरह से है कि दोनों तरह की बकलिंग एक साथ डेवलप होती है, मतलब ये ट्विस्ट भी कर रहा है और अपनी एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, बेंड भी कर रहा है। तो इस तरह की बकलिंग को हम क्या कहते हैं, टॉर्जनल, फ्लेक्सुरल टॉर्जनल बकलिंग। ओके, दिस इज डेवलप्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सुरल बकलिंग एंड टॉर्जनल बकलिंग। ओके, और ये जनरली किस में होता है, अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शंस में होता है, राइट। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ बकलिंग। अब आगे हम देखते हैं कि कॉलम फॉर्मूला। कॉलम फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कंप्रेशन मेंबर होता है, इस कंप्रेशन मेंबर पे जो हमारा ये पी लोड लगता है इसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल लोड, राइट, पीसीआर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो कि ये हमारा कॉलम क्या हो जाए, यील्ड हो जाए, राइट। ये कॉलम हमारा यील्ड हो जाए तो वो मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पर जनरली क्या होता है कि जो शॉर्ट कॉलम होता है, शॉर्ट कॉलम मतलब जिसकी स्लेंडरनेस रेशो क्या होती है, लोअर रहती है, राइट, 60 से कम रहती है लगभग। उस तरह के जो शॉर्ट कॉलम होते हैं उसमें क्या होता है कि जब हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो वो यील्डिंग को अचीव कर लेते हैं। और जनरली जो लॉन्ग कॉलम होते हैं जिसकी स्लेंडरनेस रेशो की वैल्यू ज़्यादा रहती है, जब इस पर हम लोड लगाते हैं तो ये अपनी पीसीआर वैल्यू या यील्डिंग वैल्यू को अचीव करने से पहले ही क्या होता है, बकल कर जाता है, राइट, इस तरह से बेंड हो जाता है। तो इससे क्या है कि ये एक तरह का फेलियर माना जाएगा और कॉलम की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है उससे क्या आएगी, हमारी लोअर स्ट्रेंथ आएगी, राइट। तो अगर हम
टॉर्सनल बकलिंग को कंसीडर नहीं करते हैं और सिंपली फ्लेक्सुरल बकलिंग को कंसीडर करते हैं, तो हमारी जो बकलिंग की टेंडेंसी है वो वेरियस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। वो फैक्टर कौन से हैं? द फैक्टर्स that influence the bending behavior of column, the bending behavior of column are, सबसे पहला है हमारा लेटरल लोड, अगर उस पर कोई लग रहा है, लेटरल लोड अगर कॉलम पे लग रहा है, ओके, एक्सीडेंटल लोडिंग लग रही है या फिर एक्सीडेंटल इसेंट्रिक लोडिंग लग रही है, तो ये सारे जो फैक्टर्स है ये बकलिंग या बेंडिंग बिहेवियर को, कंप्रेशन मेंबर का बेंडिंग बिहेवियर शो करते हैं, राइट। इसेंट्रिक लोडिंग, कॉलम के अंदर कोई कर्वेचर हो, ओके, कॉलम कर्वेचर, उसके बाद है हमारा जो मटेरियल है वो कैसा है, नॉन होमोजीनियस है, उसके कारण भी इसमें बकलिंग आ सकती है, क्योंकि उसकी जो स्टिफनेस है वो किसी भी पर्टिकुलर लेंथ पे क्या होगी, कम होगी, और वहाँ पे अगर उसके ऊपर जो इसेंट्रिक मोमेंट जनरेट हो रहा होगा वो उससे ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे वो प्लास्टिकली यील्ड कर जाएगा या शिफ्ट कर जाएगा, तो इस तरह से ये बैंड हो जाएगा, राइट। नॉन होमोजीनियस मटेरियल, होमोजीनियस मटेरियल, ओके। अगला है हमारा रेजिडुअल स्ट्रेसेस, अगर उसमें हो, रेजिडुअल स्ट्रेसेस, वेरिएशन इन इनइलास्टिक स्ट्रेन स्ट्रेस कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरिएशन in elastic stress strain characteristics, ओके। उसके बाद है हमारा जो एंड रिस्ट्रेन किया हुआ है वो प्रॉपरली नहीं किया गया है, राइट। एंड रिस्ट्रेन अगर ये प्रॉपरली नहीं है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हमारे कॉलम की बकलिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। इन फैक्टर्स के कारण हमारी कॉलम क्या होता है, बकल होने की टेंडेंसी डेवलप करता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला साइंटिफिक फार्मूला जो दिया था वो किसने दिया था, यूलर ने दिया था, ओके। तो यूलर का जो साइंटिफिक फार्मूला है, जिसे हम यूलर फार्मूला कहते हैं, यूलर फार्मूला वो क्या है, PCR इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर, राइट। यहाँ पे EI हमारा क्या है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, राइट। L स्क्वायर हमारा क्या है, इफेक्टिव लेंथ, और EI क्या है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ओके। तो ये हमारा जो बकलिंग के कारण जब कॉलम फेल होता है तो उसमें क्रिटिकल लोड कितना डेवलप होता है, तो पाई स्क्वायर EI ओपन L स्क्वायर, राइट। तो क्रिटिकल स्ट्रेसेस कितने होंगे, FCR इज इक्वल टू P बाय A इज इक्वल टू पाई स्क्वायर E I इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू A से तो A कैंसिल हो गया, और यहाँ पे R क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, ओके। क्रिटिकल है तो यहाँ पे R क्या होगा, मिनिमम होगा, ओके, R मिनिमम हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर E अपॉन L अपॉन R मिनिमम का होल स्क्वायर, ओके। यहाँ से हमारे पास स्ट्रेस FCR की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा यूलर फार्मूला से कितना FCR या FCD, क्रिटिकल डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, क्रिटिकल लोड कितना उस कॉलम पर निकालते हैं, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पर जो हमारा कॉलम यूलर फार्मूले से जो हमारा रिलेशनशिप आता है वो रियलिस्टिक नहीं होता है, राइट। उसकी कुछ लिमिटेशंस है, ओके। तो लिमिटेशंस क्या है वो देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ
यूलर्स इक्वेशन। यूलर्स इक्वेशन जो हमारा यूलर्स की लिमिटेशंस है उसमें पहला है कि डज नॉट गिव रिलायबल रिजल्ट्स फॉर लेस स्लेंडर और शॉर्ट कॉलम, राइट, और शॉर्ट कॉम्प्रेसिव मेंबर। उसका कारण क्या है कि जब हमारा लेस स्लेंडर है, मतलब लैम्डा की वैल्यू कम है, उसके करस्पॉन्डिंग जब हम पीसीआर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो लार्ज बकलिंग की स्ट्रेसेस को प्रोड्यूस करता है, जो कि वास्तव में सही नहीं है, क्योंकि शॉर्ट कॉलम में बकलिंग स्ट्रेसेस जनरेट नहीं हो पाते। तो ये आइडियलाइज इक्वेशन इस तरह के शॉर्ट कॉलम के लिए यूज़फुल नहीं रहती है। दूसरा है कि जब किसी भी कॉलम में बकलिंग जो हो रही है वो हम जैसे हुक्स लॉ पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रोपोर्शनल लिमिट होती है और एक इलास्टिक लिमिट होती है, राइट। जैसे हमारा हुक्स लॉ के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे हमारी क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है, और यहाँ पे हमारी क्या है, इलास्टिक लिमिट है। ओके, प्रोपोर्शनल लिमिट तक हमारा हुक्स लॉ के बीच में क्या होता है, लीनियर रिलेशनशिप होता है। और यहाँ पे ये जो ई होता है ये हम जनरली यूज़ करते हैं इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, जिसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, राइट। तो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर में हमारा जो ई होता है वो यहाँ तक होता है। पर जो बकलिंग होती है वो अगर प्रोपोर्शनल लिमिट से ऊपर की तरह यहाँ पे कहीं हो रही होती है तो यहाँ पे हम इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस को यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट मॉडुलस को कंसिडर करते हैं, जिसे हम ई टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे जो ई की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं रह पाती है, राइट। तो इस तरह के मतलब जो लिमिटेशंस है उस कारण से हम कहते हैं कि जो यूलर्स फार्मूला है वो रियलिस्टिक रिजल्ट नहीं देता है। उसके लिए उसका कारण मेनली ये है कि जो हमने फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इस कॉलम की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने में, वो हम यूलर्स फार्मूले में कंसिडर नहीं किए गए थे। ओके, तो उसके लिए वेरियस रिसर्च हुई है और फार्मूले जनरेट हुए हैं। पर हमारा आईएएस कोड जो है, हमारा जो आईएएस 800 2007 जो है वो कौन से नए फार्मूले या रियलिस्टिक फार्मूले को यूज़ करता है, तो ये जो पेरी रॉबर्टसन के जो अप्रोच थे उसको हम कंसीडर करके चलते हैं, राइट। इट प्रपोजेस मल्टीपल कॉलम कर्व्स, मल्टीपल कॉलम कर्व्स, ठीक है ना, जिसे हम ए से ए टू डी में डिफाइन करते हैं, जिसे बकलिंग कर्व भी कहते हैं। ओके, बकलिंग कर्व भी कहते हैं, ठीक है ना। ये कर्व जो है वो किसके ऊपर डिपेंड, मतलब बेस्ड है, दीज आर बेस्ड ऑन पेरी रॉबर्टसन अप्रोच। ओके, पेरी रॉबर्टसन अप्रोच। और ये जो कर्व्स है ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी के ऊपर। ओके, these curves are for different cross sections of the column, for different cross section of column to account for initial imperfection, तो ये कर्व्स कैसे होते हैं, ये कोड में भी दे रखे हैं। हम जैसे अगर यहाँ पे ड्रॉ करें तो जैसे ये हमारा एक्सिस कोऑर्डिनेट हो गया, इसके जो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एफ सी डी डिवाइडेड बाय एफ वाई, और यहाँ पे होता है हमारा अंडर रूट लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट एफ वाई अपन एफ सी डी। इनके बीच में कर्व्स होते हैं और ये जो कर्व्स डिफाइन होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। फर्स्ट कर्व जो है इसे हम ए कहते हैं, ये बी कर्व है, ये सी कर्व है, और ये डी कर्व से। यहाँ की वैल्यू मैक्सिमम कितनी 0.9 तक होती है, और ये इसकी वैल्यू जब लगभग 2.5
3.0 तक आती है तो ये फिर यहाँ पे क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, राइट। इस तरह से हमारा कॉलम बकलिंग कर्व्स डिफाइन किए गए हैं। ये क्या है, कॉलम बकलिंग कर्व्स। ये जनरली डिपेंड किसके ऊपर करती है, उसके क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी के ऊपर, राइट। तो क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी मतलब विड्थ टू थिकनेस रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है। हमारी जो एफसीडी की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं वो इधर किस तरह से करते हैं, एफसीडी के लिए हमारा कोड रिलेशनशिप देता है एफ वाई अपॉन गामा एम जीरो डिवाइडेड बाय व्हाट, 5 प्लस अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे 5 क्या है, या फिर इस पूरे फैक्टर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर, राइट, जिसे हम जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जाई इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो इनिशियल इम्परफेक्शंस ऑफ द कॉलम होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो ये इम्परफेक्शन है वो बकलिंग कर्व्स में के थ्रू हम क्या है, जैसे अगर हमारा बकलिंग कर्व्स ए है तो उसके करस्पॉन्डिंग इम्परफेक्शन फैक्टर अल्फा 1 होगा, इसके करस्पॉन्डिंग अल्फा 2 होगा, राइट। इस तरह से इसके बकलिंग अलग अलग कर्व्स के लिए अलग अलग इम्परफेक्शन फैक्टर की वैल्यू डिफाइन की गई है। तो हमारा जाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हम 5 की वैल्यू लिखते हैं, 5 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू लैम्डा माइनस 0.2 प्लस लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे ये जो लैम्डा होता है उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ये जो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट एफ वाई अपन एफ सी सी, राइट। एफ सी सी हमारा यूलर में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, उसे कहते हैं, जो क्या होती है, पाई स्क्वायर ई अपॉन एल स्क्वायर या फिर के एल अपॉन आर लैम्डा स्क्वायर। ओके, ये हमारा एफ सी सी हो जाता है। एफ वाई की वैल्यू हमें पता है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा जो है ये हमारा क्या कहलाता है, इम्परफेक्शन फैक्टर। ओके, अल्फा इज व्हाट, इम्परफेक्शन फैक्टर। इम्परफेक्शन फैक्टर की वैल्यू अलग अलग बकलिंग कर्व्स के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, बकलिंग कर्व्स हैं, बकलिंग कर्व, राइट, जैसे ए है, बी है, सी है और डी है, राइट। तो उस बकलिंग कर्व्स के करस्पॉन्डिंग अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0.21, 0.34, 0.49, ओके, और 0.76। ये बकलिंग कर्व्स जो होते हैं वो उसके क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब विड्थ टू थिकनेस रेशो कितना है, राइट। विड्थ टू थिकनेस रेशो अगर उस हमारा जैसे जनरली हम आई सेक्शन कंसीडर करते हैं, ये हमने पढ़ा ही था पिछली क्लास में, जब b/t की रेशो अगर 1.2 से ज़्यादा है, थिकनेस है वो 40 से कम है, तो बकलिंग कर्व्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए रहेगा, z एक्सिस के लॉन्ग बी रहेगा, राइट। इस तरह से हम क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज से बकलिंग कर्व्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल सेक्शन में तो हमारा जनरली बकलिंग कर्व्स कैसा रहता है, सी रहता है। बिल्डअप सेक्शन अगर रहता है, दो कॉलम को हम जनरली अरेंज करके बिल्डअप करते हैं, तो बिल्डअप कॉलम्स जो होते हैं उसके लिए बकलिंग कर्व्स हमारा कैसा रहता है, सी रहता है। इस तरह से हम क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ को कंसीडर करके, विड्थ टू थिकनेस रेशियो को कंसीडर करके हम अलग अलग बकलिंग कर्व्स डिफाइन करते हैं। बकलिंग कर्व्स किस तरह से ड्रॉ करते हैं ये हमने देखा था कि ये हमारा लैम्डा जो एफ वाई अपन एफ सी डी का होल रूट और एफ सी डी अपन एफ वाई का जो कर्व बनता है, उसमें जो ये कर्व्स होते हैं उसको हम कंसीडर किए हैं, किसने, पेरी और रॉबर्टसन ने। उस हिसाब से हमने उसी कर्व्स, उसी अप्रोच को हमारे हिसाब से इन रिलेशनशिप को हमने डिराइव किया है, जो IS कोड 800-2007 कंसीडर करके चलता है, राइट। तो हम इन रिलेशंस को यूज़ करके हमारे कॉलम की डिज़ाइन पूरी करेंगे, राइट। ये हमारा हो जाएगा अल्फा इम्परफेक्शन फैक्टर, और इस तरह से हम FCD की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। FCD की वैल्यू आ गई तो उसको अपन इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल लोड PCR आ जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट, FCD इंटू AC। ओके, इस तरह से हम डिज़ाइन कंप्रेसिव लोड और लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट गाइस। ये क्लास हम यहीं एंड करते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि डिज़ाइन ऑफ एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर, एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर को हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। फिर हम बिल्डअप कॉलम सेक्शंस और लेटिस्ड कॉलम सेक्शन, जैसे अगर
लेसिंग है या बैटनिंग है, इन तरह के कॉलम सेक्शंस या बिल्डअप कॉलम सेक्शंस के डिज़ाइन भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।